मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसकी बात करते हैं। देखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है कि हम लोग ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियंस पढ़े। टोटल कितने तरह के मेरिडियन होते हैं? 4 मेरिडियन, ट्रू, मैग्नेटिक, ग्रिड और आर्बिट्ररी। तो ट्रू मेरिडियन जो आपका होता है, जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को कनेक्ट करता है। और मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं? जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार से लाइन निकल के आती है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ट्रू मेरिडियन को अगर किसी पॉइंट पे एस्टैब्लिश करना होगा तो एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, यानी ऊपर अंतरिक्ष से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पॉइंट कहाँ से कैसे पास करेगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम लोग ट्रू मेरिडियन को एस्टैब्लिश करते हैं। और मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करना है तो किसके थ्रू? कंपास के थ्रू। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास के थ्रू हम मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करते हैं। जब किसी पॉइंट पे आप ट्रू मेरिडियन को एस्टैब्लिश करेंगे और उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करेंगे तो ऑलवेज, हमेशा, हर जगह ये देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन का डायरेक्शन और ट्रू मेरिडियन का डायरेक्शन दोनों में कुछ डिफरेंस हो जाती है, यानी दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल एंगल फॉर्म हो जाता है। अच्छा, ये सारा जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं ये सारे हॉरिजॉन्टल एंगल में बात कर रहे हैं, अभी तक वर्टिकल एंगल नहीं आया, ध्यान रखिएगा। अब तक हम लोग जितने भी एंगल्स की बात की है हमने, चाहे कहीं पे भी, चाहे चेन सर्विंग में या फिर कंपास सर्वे में, ये सारा का सारा एंगल कैसा है? हॉरिजॉन्टल एंगल है। यानी आप अर्थ के सरफेस पर पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस पर पैरेलल आप एंगल मेजर कर रहे हैं। ग्राउंड के सरफेस से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं हम, ऑन द ग्राउंड सरफेस बात हो रही है। आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो वर्टिकल लाइन है? नहीं, वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो कोई भी लाइन, हम किसी भी मेरिडियन की बात करें, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन, ये सारा लाइन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, इस पर हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दिया ट्रू मेरिडियन, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया एक मैग्नेटिक मेरिडियन, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया एक इक्वेटर का लाइन। ये सारा लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लाइन आपको दिख रहा है तो ये आप वर्टिकल कह दीजिएगा, वर्टिकल है, इसी प्लेन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। ठीक है, ऑन द प्लेन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर ही ये लाइन ड्रॉ हो रहा है। वर्टिकल का मतलब हो जाएगा कि जो अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, वो वर्टिकल हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट पे आप ट्रू मेरिडियन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन भी एस्टैब्लिश करें, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल देखने को मिलता है। वो दोनों ओवरलैप नहीं होते इन जनरल, इन जनरल एक्सेप्शनल है, कभी किसी पॉइंट पर ओवरलैप कर गया तो कर गया, बट इन जनरल ये देखने को मिलता है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच में कुछ एंगल फॉर्म होती है, और वो जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, जैसे अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ये हमारा अर्थ सरफेस है, हमने पोल इंडिकेट कर दिया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इन ज्योमेट्रिकल पोल्स के थ्रू, ज्योग्राफिकल पोल्स के थ्रू लाइन एक ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी बन गई ट्रू मेरिडियन। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन। ये ट्रू मेरिडियन है। और यहीं पे अगर हमने, इस पॉइंट पे अगर हमने फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बार के थ्रू इसका मैग्नेटिक डायरेक्शंस को देखा, तो वो मैग्नेटिक डायरेक्शन सपोज इस तरीके से ये लाइन दे रहा है, तो ये जो लाइन होगा, इस लाइन को हम बोलेंगे कि ये कौन सा मेरिडियन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये जो एंगल आपका बना है, हॉरिजॉन्टल एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नहीं, रिकॉर्ड कर दिए हैं, लिंक नहीं खुला हुआ था, इस एप्लीकेशन पे डाल देना बाद में। ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल है, स्मॉल एंगल, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन।
ये ऑल द टाइम किसी भी पॉइंट पर अगर आप मेजर करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता ही मिलता है। एक्सेप्शनली कोई ऐसा पॉइंट आपका आता है जहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन दोनों क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, बट इन जनरल सारे पॉइंट्स पर ये एंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जीरो एंगल ये अगर होगा, अगर ये एंगल जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो ये एक्सेप्शनली किसी पॉइंट पर कहीं पे मिल जाए, लेकिन इन जनरल की अगर हम बात करेंगे तो ऑलवेज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। लिखेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन are established, true meridian are established by astronomical observation, by astronomical observation, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन अंडरलाइन करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को पूछता है कि ट्रू मेरिडियन हम कहीं पे कैसे स्थापित कर सकते हैं। ट्रू मेरिडियन लाइन अगर हमको खींचना हो तो तरीका क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करना है। स्पेस से जाकर के आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे पास करेगा, कहां से पास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अगला, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन established, magnetic meridian established by using a magnetic compass, by using a magnetic compass, by using a magnetic compass, magnetic compass। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अगला पॉइंट, the horizontal angle, the horizontal angle in between, the horizontal angle in between true meridian, true meridian and magnetic meridian, and magnetic meridian, and magnetic meridian is known as magnetic declination, 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 magnetic declination। फिगर बना देंगे, ज्योमेट्री बना दीजिएगा। ये इसी एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये जो डेल्टा है इसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा अगला, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। टाइप्स की बात करते हैं इसकी, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दो तरह की ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होती हैं, कौन कौन से, तो डिपेंडिंग अपॉन डेविएशन, कि इसका डेविएशन हुआ किधर। जो मैग्नेट है फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट, अच्छा आपने मेरिडियन दोनों पढ़ा है, जरा बताइएगा ट्रू मेरिडियन का डायरेक्शन कभी भी चेंज होगा नहीं। ट्रू मेरिडियन कैसा लाइन है, फिक्स लाइन है। वेरिएबल कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो वेरिएबल लाइन है, वो वेरी करता रहता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो क्या करता है, वेरी करता रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो हमेशा चेंजेबल है, वो चेंज होता रहेगा, लेकिन ट्रू मेरिडियन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं, यहाँ हमने एक क्वाड्रेंट बनाया, इस क्वाड्रेंट में ये वेस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया,
ये क्वाड्रेंट बना दिया। अब अगर इस क्वाड्रेंट पर हमें रिप्रेजेंट करना हो दोनों मेरिडियंस को, मैग्नेटिक मेरिडियन भी और ट्रू मेरिडियन भी, तो हम ट्रू मेरिडियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो नॉर्थ साउथ जो लाइन होगा हमारा वो ऑलवेज कैसा होगा? ट्रू मेरिडियन। तो ये वाली जो अपनी लाइन है ये हमेशा ट्रू मेरिडियन होगी। तो ट्रू मेरिडियन जो है वो ऑलवेज फिक्स हो गया, ये लाइन हमेशा फिक्स रहेगा, यानी इस लाइन को हम कहेंगे ट्रू मेरिडियन। ये हमारा ट्रू मेरिडियन है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ये हमेशा चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। अब अगर इस वेरिएशन में जो लाइन निकल के आ रही है, अगर इस डायरेक्शन में आपका ये लाइन बना, ठीक है, तो चूंकि ये वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड है इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्ट डेक्लिनेशन या डेक्लिनेशन टू वेस्ट। और अगर यही लाइन सेम लाइन है, अगर यही लाइन हमारा इधर की तरफ निकल के आया, ये हमारी ट्रू मेरिडियन है और ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये किधर बन के आया? ईस्ट की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे ईस्ट डेक्लिनेशन या डेक्लिनेशन टू ईस्ट। ठीक है, तो डेक्लिनेशन दो तरह का आपका होगा, क्योंकि ट्रू मेरिडियन वाली लाइन हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, तो ये तो फिक्स हो गया। अब डेक्लिनेशन का टाइप्स में हम बात करें तो दो ही हो सकता है, या तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा या फिर इधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया तो ईस्ट डेक्लिनेशन, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया तो वेस्ट डेक्लिनेशन। तो टाइप्स ऑफ डेक्लिनेशन में लिखिएगा दो तरह का। नंबर 1 पहला वेस्ट डेक्लिनेशन, टाइप्स ऑफ डेक्लिनेशन में नंबर 1 पहला वेस्ट डेक्लिनेशन, वेस्ट डेक्लिनेशन। दूसरा ईस्ट डेक्लिनेशन, वेस्ट डेक्लिनेशन, ईस्ट डेक्लिनेशन। ईस्ट डेक्लिनेशन ज्योमेट्री बना दीजिएगा दोनों का। इसका नाम हो जाएगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जो डेल्टा आप देख रहे हो एंगल, ये डेल्टा, इस डेल्टा को यहां पे हम कहेंगे वेस्ट डेक्लिनेशन। वेस्ट डेक्लिनेशन। और ये जो डेल्टा हमारा है, इस डेल्टा को हम यहां पे कहेंगे ईस्ट डेक्लिनेशन। नोट में यहीं पे लिख लीजिएगा, यहीं पे नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिएगा डेक्लिनेशन हमारे दो तरह के हुए, कौन कौन सा? वेस्ट डेक्लिनेशन और ईस्ट डेक्लिनेशन। हम अपने एंगल की मेजरमेंट के लिए किस रेफरेंस एक्सिस को कंसीडर करते हैं? एंगल के मेजरमेंट के लिए मैथमेटिकली, ये तो नॉर्थ में मेरिडियन के लिए ना, बियरिंग के लिए ना, आप मैथमेटिकली हम एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यही है ना एक्स एक्सिस से। तो जनरली एंगल के मेजरमेंट के लिए हम कौन सा एक्सिस कंसीडर करते हैं? एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं। जब आप क्वाड्रेंट में आओगे तो क्वाड्रेंट में इसको आप पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं और इसको नेगेटिव एक्सिस कहते हैं। क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहां पे नेगेटिव भी वैल्यू मिलेगा क्योंकि एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया? नेगेटिव। इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? नेगेटिव। और इसमें भी एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सारी वैल्यू क्या मिलता है? पॉजिटिव। तो अगर हमारा डेक्लिनेशन ईस्ट की तरफ हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेक्लिनेशन है, इसको पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वेस्ट डेक्लिनेशन हुआ तो इसको नेगेटिव डेक्लिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी जब भी हमारा वेस्ट डेक्लिनेशन होगा तो हम इसको नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे कि ये नेगेटिव डेक्लिनेशन है, और ईस्ट डेक्लिनेशन हुआ तो कैसा, पॉजिटिव। तो नोट में लिखिएगा यहां पे, वेस्ट डेक्लिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव, वेस्ट डेक्लिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव, वेस्ट डेक्लिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव, एंड east declination is positive, and east declination is positive, east declination is positive, east declination is positive, east declination is positive। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या हुआ, समझ में आया? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किसको बोलते हैं? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेक्लिनेशन। वो डेक्लिनेशन हो गया। कितने तरह के होंगे डेक्लिनेशन? 2 तरह के। कौन कौन से? वेस्ट और ईस्ट। पॉजिटिव कौन सा होगा? ईस्ट वाला पॉजिटिव हो गया और वेस्ट वाला नेगेटिव हो गया। आगे अगला हेडिंग दीजिएगा, वेरिएशन ऑफ डेक्लिनेशन। अब इस डेक्लिनेशन की वेरिएशन कितने तरह से होती है, कैसे कैसे वेरिएशंस होते हैं, इसकी बात करते हैं। हेडिंग देंगे, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब पहले मुझे ये बताइए कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का हम वेरिएशन देखने जा रहे हैं, ये वेरिएशन होगा आखिर तो क्यों होगा, किस कारण से होना चाहिए? तो डेक्लिनेशन हमने समझा है, डेक्लिनेशन क्या होता है? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच का एंगल है ये। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच का एंगल है। भाई ये वाला टर्म तो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स है, ये तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ये चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है? चेंज होता रहता है। तो उसके वेरिएशन से ये वेरी करेगा, और अगर ये वेरी करेगा तो ये जितनी बार वेरी करेगा, जिस तरह से वेरी करेगा, उतना ही वेरिएशन किस में आएगा? डेक्लिनेशन में आएगा, क्योंकि ये एंगल ही तो डेक्लिनेशन है। अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसा हो गया, वेरी कर गया, अगर ये लाइन ऐसा हो गया, वेरी कर गया, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन सीधा डिपेंड करेगा किस पर? मैग्नेटिक मेरिडियन के वेरिएशन पे। अब मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ की वजह से चेंज होता रहता है, तो ये भी उसकी वजह से चेंज होता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कितने तरह की वेरिएशंस हो सकते हैं। तो टोटल 4 तरीके की वेरिएशंस यहाँ पे होती है, ठीक है? 4 तरह का वेरिएशंस हो सकता है। अब वो वेरिएशंस जो है वो सारा वेरिएशन अलग अलग तरीकाओं से किसमें? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में वो वेरिएशन होता है। कैसा कैसा वेरिएशन हो सकता है उसकी लिस्टिंग करते हैं। लिखिएगा इसमें, देयर आर टोटल, लिस्ट होगा भी, देयर आर टोटल there are total 4 types of variation, there are total 4 types of variation, 4 types of variation in magnetic declination, in magnetic declination, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कौन कौन सा होता है? लिखिएगा नंबर 1, पहला सेकुलर वेरिएशन, पहला सेकुलर वेरिएशन, दूसरा एनुअल वेरिएशन, ड्यूरेनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। 4 तरह के टोटल वेरिएशंस होते हैं। सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, ड्यूरेनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन।
4 वेरिएशंस आपके हो गए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के अंदर, सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, ड्यूरेनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। अब ये क्या है, कैसा वेरिएशन है, इसकी बात करते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। हेडिंग दीजिएगा पहला सेकुलर वेरिएशन, पहला हेडिंग दीजिएगा सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन, और स्टार लगा दीजिएगा यहाँ पे सेकुलर वेरिएशन पे, है ना। और दिमाग में एक बात याद रख लीजिएगा कि अगर सर्विंग आपका बहुत अच्छा हो गया, मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस अगर आपका बहुत अच्छा है, स्पेस साइंस में आपकी इंटरेस्ट अगर है, और स्पेस साइंस एरोनॉटिक साइंस आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है, आगे चलकर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपके पास ये टॉपिक जो है वो आपका वेलकम कर रहा है। ठीक है, ये वेलकम कर रहा है। क्यों वेलकम कर रहा है? क्योंकि सेकुलर वेरिएशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, ये आज तक पता नहीं चल पाया। ठीक है, अभी तक हमारा साइंस जो है वो इस वेरिएशंस के बारे में कोई भी परसेप्शन, कोई भी थ्योरी नहीं दे पाया है। यहाँ साइंस आकर के ऐसे सरेंडर कर देता है। ठीक है, अभी तक का जो हमारा साइंस है वो साइंस यहाँ आकर के दोनों हाथ खड़े कर देता है कि भैया ये वेरिएशन किस दैविक शक्ति की वजह से होता है, कैसे होता है, किस कारण से हो रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। साइंस ने बहुत कोशिश की इसके बारे में पता लगाने की, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हुए जानने के लिए, पढ़ने के लिए कि भाई ये वेरिएशंस कैसे होता है, किसके कारण से होता है, बट कुछ पता नहीं चल पाया। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ मालूम है सेकुलर वेरिएशन में कि ये वेरिएशंस जो है वो लगातार चलते रहता है, और ये वेरिएशन लगभग 100 से 350, 100 to 350 ईयर्स में जाकर के आपका लगभग 5 से 10 डिग्री का डिक्लिनेशन देता है। यानी 100 से 350 साल के बाद किसी पॉइंट का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में डिफरेंस आता है 5 से 10 डिग्री का, 5 से 12 डिग्री का अप्रोक्सीमेट, इतना का वेरिएशन आता है एंगल का। लेकिन ये क्यों आया, कैसे आया, किसके कारण से आया, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये स्पेस खाली है। अगर आपको आगे रिसर्च करने का कभी इच्छा हो, ठीक है, साइंस आप साइंटिस्ट बने, तो आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस खाली है। ठीक है, तो सेकुलर वेरिएशंस में, सेकुलर वेरिएशंस जो है इसका एग्जैक्ट कॉज हम लोगों को मालूम नहीं है। क्या कारण है इसका नहीं पता, कारण नहीं पता, बस इतना पता है कि ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक ये चलता है। लगभग 100 से 350 सालों में ये वेरिएशंस जो है वो अपना इफेक्ट शो करती है। इसका एनुअल रेट कांस्टेंट नहीं है कि हर साल कितना एंगल चेंज करेगा, वो कांस्टेंट नहीं है, बट वेरिएशंस जो है वो लगभग 5 to 10 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन पता है, इसके अलावा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। लिखेंगे इस बात को सेकुलर वेरिएशन में। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस वेरिएशन इज नॉट नोन। The exact cause of this variation, the exact cause of this variation is not known. The exact variation of this cause of this variation is not known. The exact cause of this variation is not known. Next point लिखिएगा, it occurs continuously. It occurs continuously. It occurs continuously. Over a long period of time, it occurs continuously. Over a long period of time, over a long period of time, over a long period of time, in between 100 to 350 years, in between 100 to 350 years.
इन बिटवीन 100 to 350 ईयर्स। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, द एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेरिएशन, द एनुअल रेट ऑफ चेंज, the annual rate of change of this variation is not same. The annual rate of change, the annual rate of change of this variation is not same. ये same नहीं है annual variation इसका। The annual rate of change of this variation is not same, but it is in between 5 to 10 degree. But इट इज इन बिटवीन 5 to 10 डिग्री। डेटा पर स्टार लगा दीजिएगा, ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछता है। जिस डेटा पर स्टार लगेगा वो याद रखना है, तो डेटा पर स्टार लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि सेकुलर वेरिएशन जो है वो 10 से 15 डिग्री का, 5 से 10 डिग्री का होता है, 5 से 10 डिग्री का होता है। क्यों होता है, किसके कारण से होता है, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। कोई अता पता नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि हम बड़े होकर के आगे पढ़ लिख करके और इसका पता लगाएंगे, साइंस को इतना और डेवलप करेंगे और जानकारी इसके बारे में हासिल करेंगे कि ये क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला कौन सा, सेकुलर वेरिएशन के बाद एनुअल वेरिएशन। अगला चलते हैं एनुअल वेरिएशन। हेडिंग दीजिएगा अगला, एनुअल वेरिएशन। 4 तरह के वेरिएशंस हैं, कौन कौन से, सेकुलर, एनुअल, ड्यूरिनल और इरेगुलर। अगला चलते हैं एनुअल वेरिएशन। अब एनुअल वेरिएशन क्या है, तो एनुअल वेरिएशन जो है वो होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ हमारा सन के ऑर्बिट में, सन के चारों तरफ, सन के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इस रोटेशंस की वजह से जो वेरिएशन आता है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन वेरी करेगा, क्योंकि कंपास तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करके ले जाएगा उधर जाएगा। तो अर्थ के इस रोटेशंस के जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस आता है और उस वेरिएशन से मैग्नेटिक मेरिडियन वेरी करती है, और उस मैग्नेटिक मेरिडियन के वेरी करने से डिक्लिनेशन वेरी करेगा। तो एनुअल वेरिएशंस जो है, नाम ही है इसका एनुअल, इसीलिए रखा गया है क्योंकि अर्थ को सन के अराउंड में एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 365 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 366 के आसपास, 4-5 घंटे एक्स्ट्रा लगता है ना। तो ये जो आपका टाइमिंग है लगभग इसको 1 साल हम मानते हैं, तो इसीलिए इस वेरिएशन का नाम क्या रखा गया है, एनुअल वेरिएशन। एनुअल का मतलब क्या, ईयरली, सालाना, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट करने में ये 1 साल लगाती है, इसीलिए इस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, एनुअल वेरिएशन। तो एनुअल वेरिएशन सीधा इसका कॉज पता है अपने को, ये होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। कितने दिनों में ये वेरिएशन दिखेगा आपको, 350 दिन में, 85 दिन में देख लोगे। संडे काउंट नहीं कर रहे हो क्या, छुट्टी है उस दिन नहीं गिनती करेंगे। तो एनुअल वेरिएशन जो है ये किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसकी वजह से होता है। कितने दिन में ये नजर आएगा, ठीक है, 1 ईयर में। इसका एनुअल रेट ऑफ चेंज जो वेरिएशन का है वो 1 to 2 मिनट की है, 1 से 2 मिनट का चेंज आता है। यानी 1 साल में हर साल किसी एक पॉइंट का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है 1 से 2 मिनट का वेरिएशन हो जाएगा। अगर हमने यहां पे मेजर किया ट्रू और यहां पे मेजर किया मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच में अगर मान लीजिए 3 डिग्री का ये वेरिएशन है, 3 डिग्री का, 1 साल बाद ये 3.1 या 3.2 हो जाएगा, ठीक है, ये वेरी कर जाएगा। क्यों वेरिएशन हुआ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। लिखेंगे इसको एनुअल वेरिएशन में, इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, it is due to rotation of earth around the sun, it is due to rotation of earth around the sun,
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, इट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ, इट चेंजेस over a period of 1 year, it changes over a period of 1 year, it changes over a period of 1 year. Next लिखिएगा थर्ड पॉइंट, the annual rate of change, the annual rate of change, the annual rate of change of this variation, the annual rate of change of this variation is in between 1 to 2 minute, is in between 1 to 2 minute, 1 to 2 minute, 1 to 2 minute, 1 to 2 मिनट अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स में डालेंगे, इसको स्टार लगाइएगा यहाँ पे। ये डिक्लिनेशंस की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि देगा नहीं सवाल में, डायरेक्ट पूछ लेता है कि एनुअल डिक्लिनेशंस के बाद बताइए कितना बनेगा बियरिंग, तो एनुअल डिक्लिनेशन पता होना चाहिए कि 1 से 2 मिनट होता है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, अगला कौन सा है, ड्यूरेनल वेरिएशन। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड, तीसरा टाइप ड्यूरेनल वेरिएशन, तीसरा ड्यूरेनल वेरिएशन, तीसरा लिखेंगे ड्यूरेनल वेरिएशन। अब नाम से ही फिर अगेन ये क्लियर है, ये एनुअल था, ये ड्यूरिनल, ड्यूरिनल मतलब डे से सेंस आ रहा है, ड्यूरिनल का मतलब क्या हो गया, डेली, ठीक है, ड्यूरिनल मतलब डेली बेसिस पर, तो जो डेली बेसिस पर वेरिएशन हो, ड्यूरिनल मतलब क्या होता है, डेली, ठीक है, यानी डेली जो वेरिएशंस हो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिनल वेरिएशन। अब डेली वेरिएशन क्यों होगा, तो हम जानते हैं कि अर्थ के पास 2 तरह का रोटेशंस है, एक तो अराउंड द सन हो रहा है और दूसरा रिवॉल्व कर रहा है वो अपने एक्सिस पर भी, तो उसका रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर भी वो घूम रहा है, तो उस मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस आता है और उस वेरिएशन से जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन आएगा, उस वेरिएशन को हम क्या नाम देंगे, ड्यूरेनल वेरिएशन। तो ड्यूरेनल वेरिएशन जो आपका होगा, ड्यूरेनल वेरिएशन ये होता है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर जो वेरिएशंस होता है वो होता है ड्यूरेनल वेरिएशन। कितने दिन में ये हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, तो ये 24 आवर में वेरिएशन निकल के आता है। ये वेरिएशन कितना दिन में होगा, 24 आवर में। इस वेरिएशंस की जो अमाउंट है वो लगभग 12 मिनट, लगभग 12 मिनट, फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट से लेकर के 12 मिनट तक होती है। फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट का मतलब सेकंड में आ गया, अगर 1 मिनट का हम फ्रैक्शन करें तो किस में, सेकंड में, तो सेकंड से लेकर के और मैक्सिमम कहां तक, 12 मिनट तक की ये वेरिएशंस हो सकती है। तो फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट से लेकर के ये 12 मिनट तक टोटल वेरिएशन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है किनके ऊपर, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर, तो पहला ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ द प्लेस, ज्योग्राफिकल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। ज्योग्राफिकल पोजीशंस का मतलब कि इक्वेटर पर इसकी वेरिएशन बहुत कम होती है और पोल्स पे इसकी वेरिएशंस ज्यादा होती है, ठीक है, पोल पे इसकी वेरिएशन ज्यादा होती है। एक इस पॉइंट को आप एक्सेप्शन मान लीजिए, तो इसके बाद एक चीज बस दिमाग में रखिएगा कि टेम्परेचर की वजह से ये वेरी करता है और ज्यादा वेरी करेगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां ज्यादा वेरी करेगा, ये एक्सेप्शनल पार्ट हो गया। इसको छोड़ करके टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां ज्यादा वेरी करेगा। जैसे सीजनल वेरिएशन, सीजन में, अब समर सीजन में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो समर में वेरिएशन ज्यादा होगा, विंटर में कम होगा। अगर हम डेली बात करें, टाइम ऑफ द डे, तो टाइम ऑफ द डे में डे का टेम्परेचर ज्यादा होगा, नाइट का टेम्परेचर कम होगा, तो डे में वेरिएशन ज्यादा होगा, नाइट में कम होगा, ठीक है। और ईयर ऑफ द साइकिल ऑफ सेकुलर वेरिएशन, अब ये सेकुलर वेरिएशन क्या है, अभी हम लोगों ने बात किया था। सेकुलर वेरिएशन का मतलब जिसका कोई कॉज नहीं पता, कितने दिनों में होता है, तो 100 से 350 सालों में, तो 100 से 350 साल, 100 साल तक वो वेरिएशन चल रहा है। तो उस 100 साल की वेरिएशंस में किस साल कौन सा साइकिल उसका चल रहा है, कौन सी वेरिएशन उसकी चल रही है, उसकी वजह से भी ये अफेक्टेड होता है, ठीक है। 100 साल में हर साल वो वेरी कर रहा है, तो हर साल में
इस साल कैसा साइकिल है उसका, उसका नेचर फास्ट है, स्लो है, अगला साल उसका नेचर कैसा हुआ, तो उसके टाइप्स ऑफ वेरिएशंस के बेस पर ये भी वेरी करता है। तो हम ड्यूरेबल वेरिएशंस में टोटल 4 फैक्टर्स कंसीडर करते हैं कि ये 4 फैक्टर्स के कारण वेरी करता है। कौन कौन सा फैक्टर? पहला ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल का मतलब इक्वेटर पर ये वैल्यू क्या होगा, इक्वेटर पे कम होगा और पोल्स पे ज्यादा होगा। दूसरा समर, समर में ज्यादा होगा, विंटर में कम होगा, यानी सीजनल वेरिएशन हो गया। फिर टाइम ऑफ अ डे, टाइम ऑफ अ डे में ज्यादा वेरी करेगा, नाइट में कम वेरी करेगा। और चौथा कौन सा? साइकिल ऑफ द सेकुलर वेरिएशन, कि जो सेकुलर वेरिएशन हमने पढ़ा जिसका कॉज नहीं पता, उसकी कौन सी साइकिल चल रही है, कैसा वेरिएशन उसमें चल रहा है, उसके हिसाब से ये भी वेरी करता है। तो टोटल फैक्टर्स अगर हम बात करें ड्यूरेबल वेरिएशन के तो 4 हो गए। ठीक है, लिखेंगे नोट पॉइंट। ये पहला पॉइंट लिखिएगा फर्स्ट, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, it is due to the rotation of earth around own axis, due to the rotation of earth around its own axis, its own axis. Next point लिखिएगा, the change at a place in 24 hour, the change at a place, the change at a place, किसी भी स्थान पर इसकी चेंजेस जो होगी वो 24 घंटे में हो जाएगी। The change at a place in 24 hour. अगला, the amount of variation, the amount of variation, the amount of variation is fraction of a minute, is fraction of a minute to 12 minute. 1 मिनट के फ्रैक्शन से लेकर के 12 मिनट तक हो सकता है। फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट टू 12 मिनट, फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट टू 12 मिनट। अंडरलाइन कर लेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट टू 12 मिनट। डेटा ध्यान रखिएगा तीनों का, तीनों में जो मेन है वो डेटा ही है, ये कितना वेरिएशंस होता है, फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट टू 12 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, it depends upon following factors, it depends upon following factors। पहला लिखिएगा, ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ द प्लेस, जिस जगह पे आप निकाल रहे हैं उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, हम डिक्लिनेशन कहाँ निकाल रहे हैं, इक्वेटर पे निकाल रहे हैं कि पोल के नियर बाई में निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ द प्लेस, और इसमें इंफॉर्मेशन दीजिएगा, इक्वेटर पे ये ज्यादा कम होगा और पोल्स पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, पोल्स पे ज्यादा होगा। ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ द प्लेस में नियर इक्वेटर वेरिएशन इज लेस, नियर पोल वेरिएशन इज मोर, नियर इक्वेटर वेरिएशन इज लेस, नियर पोल वेरिएशन इज मोर, वेरिएशन मोर। लॉजिक इसका ये है, इक्वेटर पे कम और पोल्स पे ज्यादा क्यों होता है, तो इसका लॉजिक ये है क्योंकि पोल्स पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो सबसे हायर कहां होता है, पोल्स पे होता है, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होता है। ठीक है, और उसी हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेरिएशंस वहां ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे सेकंड, सीजन ऑफ ईयर, सीजन ऑफ ईयर, ईयर के सीजन में भी वेरी करेगा, सीजन ऑफ ईयर। अब यहां से ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो वेरिएशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेरिएशन कम होगा। तो समर में ज्यादा होगा, विंटर में कम होगा, समर में मोर, विंटर में लेस। समर सीजन में मोर वेरिएशन, विंटर सीजन में लेस वेरिएशन। तीसरा, नेक्स्ट थर्ड पे, थर्ड आते हैं टाइम ऑफ डे। तीसरा लिखते हैं टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे में भी ज्यादा वेरिएशन होगा, नाइट में कम वेरिएशन होगा। डे में ज्यादा वेरिएशन होगा, मोर वेरिएशन ऑन डे, नाइट में लेस वेरिएशन होगा, कम वेरिएशन होगा। और चौथा
द ईयर ऑफ द साइकिल ऑफ सेकुलर वेरिएशन, द ईयर ऑफ द साइकिल ऑफ सेकुलर वेरिएशन, कि सेकुलर वेरिएशन की कौन सी साइकिल चल रही है ये हमको पता ही नहीं है कि कौन सा साइकिल चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से ड्यूरेनल वेरिएशन भी अफेक्टेड होता है। द ईयर ऑफ द साइकिल ऑफ सेकुलर वेरिएशन, ईयर ऑफ द साइकिल ऑफ सेकुलर वेरिएशन। चलिए, तो क्या हम लोग बात कर रहे थे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच के एंगल्स, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। कितने तरह का होता है ये? दो तरह का, ईस्ट और वेस्ट। कितने तरह का होता है? दो तरह का, चार नहीं होता है। चार तरीके से वेरी करता है। होता कितना है? दो ही, या तो ईस्ट वेरी करेगा या तो वेस्ट वेरी करेगा। बीच में है आपका ट्रू मेरिडियन, या तो वेस्ट आएगा या तो ईस्ट जाएगा। तो दो ही वेरिएशन इसके अंदर होती हैं, ठीक है। ओनली टू वेरिएशंस, ईस्ट और वेस्ट। अगर वेस्ट हुआ तो हम उसको नेगेटिव लेके चलेंगे और ईस्ट हुआ तो पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। अब होता कितने तरह से ये है? चार तरीकों से, चार वेरिएशंस इसमें होती हैं। कौन कौन सी? सेकुलर, एनुअल, ड्यूरेनल और इरेगुलर, ठीक है। हम लोगों ने सेकुलर देख लिया। सेकुलर किसकी वजह से होता है? नहीं पता। क्यों होता है? नहीं जानकारी है। कितने दिनों में होती है? 100 से 350 सालों में होती है। कितना अमाउंट होता है? 5 से 10 डिग्री का चेंजिंग होता है। सबसे ज्यादा चेंजिंग होता है ये 5 to 10 डिग्री का, ठीक है। अभी तक बाकी हम सब में मिनट में बात कर रहे हैं और ये डिग्री में है, ध्यान रखिएगा। तो 5 से 10 डिग्री का चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन किसके कारण से होता है? अर्थ का रोटेशन किधर? अराउंड द सन, इसलिए एनुअल वेरिएशन। कितने दिनों में होगा ये? 1 साल में होगा। कितने अमाउंट से? 1 से 2 मिनट का होता है। तीसरा हमने पढ़ा ड्यूरेनल वेरिएशन। ड्यूरेनल वेरिएशन किसकी वजह से? अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और ओन एक्सिस पर ये रोटेट कितनी देर में हो जाता है? 24 घंटे में। तो इसलिए ये वेरिएशन 24 घंटे में हो जाएगा। कितना अमाउंट हो सकता है इसका? तो 12 मिनट से फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट, यानी सेकंड से 12 मिनट तक। सेकंड में भी हो सकता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट हम करेंगे तो किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। तो 1 मिनट से कम भी वैल्यू हो सकती है, या मैक्सिमम कहां तक हो सकती है? 12 मिनट तक हो सकती है। तो ये देखा। अगला देखते हैं नंबर 4, कौन सा? इरेगुलर वेरिएशन। हेडिंग दीजिएगा अगला, इरेगुलर वेरिएशन। अगला हेडिंग देंगे इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन देखते हैं। इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। अभी जो इरेगुलर वेरिएशन है इसका नाम ही रखा गया है इरेगुलर, तो नाम से ही क्लियर है कि इसके बारे में ये रेगुलर होने वाली चीज नहीं है। इरेगुलर है। रेगुलर लगा है क्या? नहीं, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब ये रेगुलर होने वाली चीज नहीं है। तो ये रैंडम वेरिएशन कहलाता है। रैंडम वेरिएशन इरेगुलर वेरिएशन है। रैंडम वेरिएशन या अनसर्टेन वेरिएशन है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं, ये इसका फिक्स अमाउंट नहीं है कि ये इस साल होगा या अगले साल होगा कि नहीं होगा, ये कभी भी हो सकता है। अब ये क्यों होता है? तो ड्यू टू द नेचुरल फेनोमिना ऑफ अर्थ, अर्थ के नेचुरल फेनोमिना की वजह से होती है। जैसे क्या क्या नेचुरल फेनोमिना? अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन हो गया, सुनामी उठ रहा है उसकी वजह से हो गया। तो ये जो नेचुरल फेनोमिना ऑफ अर्थ है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में उसके वेरिएशंस कुछ आता है।
ड्यू टू इट्स नेचुरल फेनोमिना। तो उसकी वजह से जो वेरिएशन निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन। रेगुलर वर्ड नहीं लगा, इरेगुलर। इरेगुलर रहने का मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि इस साल होगा ही, बाकी तीनों जो हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, फिक्स है कि इतने दिनों में इतना हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और हर साल इसकी ऑब्जर्वेशन होती है और देखी जाती है, और उसमें जो डेटा आपको दिया गया है उस डेटा के अनुसार देखा जा रहा है कि हाँ इतना हर साल हो रहा है, लेकिन इसका कोई भी रेशियो नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इरेगुलेशन। अब ये कितना तक हो सकता है, तो अप टू 2 डिग्री तक ये हो सकता है। होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड कह रहा है उस रिकॉर्ड के हिसाब से ये 2 डिग्री तक हो सकता है इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, तो ये डेटा फिक्स नहीं है, इसलिए ये याद नहीं रखिएगा, ये आपको जानकारी के लिए बस दिया है कि अब तक 2 डिग्री तक इसकी वेरिएशन मैक्सिमम गई है। ठीक है, स्टार तीनों वाले डेटा पे लगा दीजिए, वो तीनों पूछा जाएगा, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया है ताकि आप कंपेयर कर सके। लिखेंगे इस पॉइंट को, दिस वेरिएशन आर अनसर्टेन, रैंडम, दिस वेरिएशन आर अनसर्टेन, रैंडम, अनप्रिडिक्टेबल। इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनसर्टेन, रैंडम, अनप्रिडिक्टेबल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इरेगुलर, क्योंकि अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज ड्यू टू द नेचुरल फेनोमिना, ये होता है नेचुरल फेनोमिना से। प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जो होती हैं, उस नेचुरल डिजास्टर से ये अफेक्टेड होता है। इट इज ड्यू टू नेचुरल फेनोमिना, इट इज ड्यू टू नेचुरल फेनोमिना। और कहां तक होगा ये, इट मे एक्सटेंड अप टू 2 डिग्री, इट मे एक्सटेंड अप टू 2 डिग्री। इट मे एक्सटेंड अप टू 2 डिग्री। तो ये 4 तरीके के टोटल वेरिएशंस हो गए। कौन कौन सा वेरिएशंस हो गया सारा, सेकुलर वेरिएशन, कितना होगा सेकुलर वेरिएशन, 5 से 10 क्या डिग्री। डिग्रीनल वेरिएशन कितना, डिग्रीनल फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट से 12 मिनट तक। एनुअल वेरिएशन कितना, 1 से 2 मिनट तक। तो डेटा ध्यान में रखिएगा। सेकुलर वेरिएशन का रीजन नहीं मालूम, बाकी सबके रीजन पता है कि क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, किस लिए होता है वो पता है। सारा चीज मिल करके एक ही चीज को अफेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होती है, आती है, और उसी की वजह से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेंज भी होता है। अब नोट में पॉइंट लिखिएगा एक, नोट में सुनना ध्यान से। अगर आपने अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट कलेक्ट करना स्टार्ट किया जहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम निकल के आ रही हो, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर हमने देखा, तो हमने यहां पे बनाया ट्रू मेरिडियन। ये लाइन कौन सी है, ट्रू मेरिडियन, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ से शुरू हुआ और ज्योग्राफिकल साउथ पे आके एंड हो गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास से हम वैल्यू देख लिए, तो हमारे पास ये आया डिक्लिनेशन। हम किसी इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे हमने बनाया, ये लाइन कौन सी है, ट्रू मेरिडियन, और यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन देखा, ये एंगल हमारे पास आ गई, ये एंगल हमारे पास आ गई। ये भी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है इस P1 पॉइंट का, और ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है P2 पॉइंट का। अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डेल्टा एट P1 बराबर हो जाए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट पॉइंट P2, ये दोनों बराबर हों और इन दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन से जोड़ दिया,
तो ये जो लाइन निकल के आता है इसको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोगोनिक लाइन। तो अर्थ के सरफेस पर हमने ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करना स्टार्टअप किया जिसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू क्या हो? सेम हो। अगर सारे सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें एक लाइन से, तो जो लाइन निकल के आएगा उसका टेक्निकल नाम दिया गया है। क्या नाम है? आइसोगोनिक लाइन। तो नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा आइसोगोनिक लाइन, डिफाइन करते हैं उसको। आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन लिखेंगे इसमें। आइसोगोनिक लाइन में अ लाइन, a line joining the points, a line joining the points, a line joining the points having same magnetic declination, having same magnetic declination, same magnetic declination, then it is termed as, then it is termed as, then it is termed as isogonic line. It is termed as isogonic line. आइसोगोनिक लाइन ज्योमेट्री में दिखा दीजिएगा, ये आइसोगोनिक लाइन है। हमने दो पॉइंट्स लिया, दोनों पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकाले और निकालने के बाद चेक किया वैल्यू अगर बराबर है, कनेक्ट कर दिए, तो ये लाइन बन जाएगा आइसोगोनिक लाइन। इस लाइन को हम कहेंगे आइसोगोनिक लाइन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ हुआ, ये मैग्नेटिक साउथ हुआ, ये एंगल हो गया डेल्टा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। अगर एंगल की वैल्यू बराबर है तो ऐसे पॉइंट्स हम ढूंढेंगे पूरे सरफेस पे और कनेक्ट करेंगे जिस लाइन से, वो लाइन कहलाएगा आइसोगोनिक लाइन। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सेम पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को ज्वाइन करने वाला लाइन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जिसकी वैल्यू सेम हो उसको ज्वाइन करने वाले लाइन को बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। चलिए सेकेंड बात करते हैं, नंबर 2। नोट में नंबर 2 दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट है, एक और लाइन हमारे पास यहां पे है जिसको हम बोलते हैं एगोनिक लाइन। हेडिंग देंगे एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन, अब ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। एगोनिक लाइन, अर्थ के सरफेस पर ऐसा पॉइंट जिसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 हो, अर्थ के सरफेस पर ऐसा पॉइंट जिसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की अमाउंट कितनी निकल के आ जाए? 0। 0 का मतलब समझ रहे हो क्या? कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों क्या हो जाए? ओवरलैप कर जाए। तो अर्थ के सरफेस पर ऐसा पॉइंट जिसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 हो, तो सारे 0 वाले पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो जो लाइन निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं एगोनिक लाइन। तो ऐसा पॉइंट जिसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या हो? 0 हो। ऐसे जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं सबको एक लाइन से जोड़ दीजिए और जो लाइन बनेगा उसको हम बोलेंगे एगोनिक लाइन। लिखेंगे इसमें एगोनिक लाइन में, एगोनिक लाइन में line joining the points, line joining the points whose magnetic declination is 0, line joining the points whose magnetic declination is 0, whose magnetic declination is 0, magnetic declination is 0, then it is termed as agonic line.
then it is termed as agonic line. Then it is termed as agonic line. Agonic line. आइसोगोनिक क्या होता है? आइसोगोनिक क्या होता है कि जिस पॉइंट का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या हो, सेम हो. और एगोनिक क्या हो गया? जिसमें सारे पॉइंट्स का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या हो, जीरो हो. एक बात बताइए मुझे, अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी डेल्टा की वैल्यू जीरो है और मैं कह रहा हूं कि ये भी डेल्टा जीरो है, तो दोनों जीरो हो गया. और अगर दोनों जीरो है तो हमने कनेक्ट कर दिया. तो जब हम कनेक्ट किए तो दोनों जीरो है, तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं हुआ, सेम हो गया. अगर दोनों मान लीजिए ये 1 डिग्री रहता और ये भी 1 डिग्री रहता तो भी सेम है. आज 0 0 है तो भी क्या है, सेम है. तो 1 डिग्री और 1 डिग्री रहता तो सेम तो है, और कनेक्ट किए तो इसको बोलते क्या. लेकिन अगर 0 डिग्री और 0 डिग्री रहता तो भी सेम है, लेकिन तब जब कनेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे. तो यहां से एक स्टेटमेंट सवाल बनता है, सोच करके बताइएगा. अगर मैं एक लाइन कहूं कि ऑल आइसोगोनिक लाइन आर कंसिडर्ड टू बी एगोनिक लाइन. ऑल आइसोगोनिक लाइन आर कंसिडर्ड टू बी एगोनिक लाइन. सही है? नहीं. लेकिन अगर इसका उल्टा बोलूं कि ऑल एगोनिक लाइन इज कंसिडर्ड टू बी आइसोगोनिक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है. लिखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा. ऑल एगोनिक लाइन, ऑल एगोनिक लाइन is referred to be isogonic line, is referred to be isogonic line, referred to be isogonic line, isogonic line. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द आइसोगोनिक लाइन, ऑन agonic, on the agonic line, on the agonic line, on the agonic line, एगोनिक लाइन पर बताइए मुझे कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल कितना. तो दोनों क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा. दोनों क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा. तो लिखेंगे ऑन द एगोनिक लाइन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन ओवरलैप टू ईच अदर. On the agonic line, true meridian and magnetic meridian overlap to each other. Overlap to each other. Overlap to each other. Overlap to each other. एगोनिक लाइन पर ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं. अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमें अगर मालूम हो तो बियरिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो हेडिंग दीजिएगा अगला. नेक्स्ट, बियरिंग फ्रॉम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. बियरिंग फ्रॉम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. बियरिंग फ्रॉम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. बियरिंग फ्रॉम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. अगर आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू पता है तो बियरिंग कैसे आएगा, और अगर कभी बियरिंग की वैल्यू पता है तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैसे निकालेंगे. दोनों ही सवाल बन सकता है. या तो सवाल में आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे दी जाए और कहा जाए बियरिंग निकाल के बता दो, या बियरिंग का वैल्यू दे दिया जाए और कहा जाए डिक्लिनेशन निकाल के बता दो कितना. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो हम जानते हैं कि बियरिंग जो है हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होल सर्कल बियरिंग और दूसरा क्वाड्रेंटल बियरिंग. तो अब इसमें केस 1 बात करेंगे कि जब हमको WCB में पता हो तो क्या करेंगे, QCB की बात फिर देखेंगे. तो हेडिंग दीजिएगा केस 1. केस 1 फॉर WCB, होल सर्कल बियरिंग में अभी हम बात कर रहे हैं.
फॉर WCB, फिर QCB की बात की जाएगी। अब डायग्राम यहां समझिएगा। ये हमने क्वाड्रेंट बना लिया, इस क्वाड्रेंट में ये हमारी जो है वो ट्रू मेरिडियन है, ये ट्रू मेरिडियन है, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन हो गया, इसको हमने दे दिया ईस्ट, इसको हमने दे दिया वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक मेरिडियंस को देखा, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास के थ्रू। तो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन आ रहा है, तो इसको हम कह लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन का ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये वाला वैल्यू मैग्नेटिक साउथ हो गया। ये ट्रू मेरिडियन का ट्रू नॉर्थ पॉइंट है और ये ट्रू साउथ पॉइंट है, ठीक है। अब कोई भी लाइन एक है, किसी भी क्वाड्रेंट में है, कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई भी एक लाइन अपने हिसाब से ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये लाइन है, ये लाइन है, हमें ये डेक्लिनेशन मालूम है, हमें ये डेक्लिनेशन मालूम है और इस लाइन की हमें अब बियरिंग बतानी है। डेक्लिनेशन हमको दिया गया है और हमें इस लाइन की बियरिंग बतानी है, तो कैसे बताएंगे? तो हम जानते हैं कि इस लाइन की बियरिंग WCB में मेजरमेंट कहां से होती है? नॉर्थ से। तो हमारा रेफरेंस एक्सिस ये है नॉर्थ वाला, इस एक्सिस से हमको मेजरमेंट लेकर के चलना है। तो यहां से ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला अल्फा, यही हमारा बियरिंग होगा। तो ये अल्फा हमारा बियरिंग का वैल्यू है। और लेट सपोज हमको कि डेक्लिनेशन दिया गया है कि इतना डेक्लिनेशन है और हमें पूछा जा रहा है कि बताइए डेक्लिनेशन से यानी मैग्नेटिक मेरिडियन से आपकी बियरिंग की वैल्यू कितनी है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर हमको वैल्यू बताना है तो हम ज्योमेट्री दिख रहा है यहाँ पे, क्या कर दें? दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो सिंपली दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यही ज्योमेट्री है, ये हमारा ट्रू नॉर्थ हो गया, ये हमारा ट्रू साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका ये रहा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और ये हमारी एंगल है, ये हमारी लाइन है, ट्रेवर्स लाइन ये है। अब इस ट्रेवर्स लाइन का यहां से आप रेफरेंस लेके चलेंगे, ये आपका बियरिंग है, अल्फा एंगल है। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो ये है, ये आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है डेल्टा। और आपसे मैग्नेटिक मेरिडियन से बियरिंग पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन से बियरिंग बताइए, तो हमें ये वाली एंगल कैलकुलेट करनी है। कैसे निकालेंगे? अल्फा माइनस बीटा घटा देंगे। तो जब भी डिक्लिनेशन दिया हुआ हो, आप तुरंत डिक्लिनेशंस को प्लॉट कर दीजिए क्वाड्रेंट्स के ऊपर और प्लॉट करके देख लीजिए कि हमसे बियरिंग कहां से पूछा गया है, मैग्नेटिक मेरिडियन से पूछा गया है कि ट्रू मेरिडियन से पूछा गया है। जो भी पूछा गया है तुरंत हम ज्योमेट्री को एडजस्ट करके वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। यानी यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा माइनस डेल्टा। तो ये बियरिंग हमने निकाल दिया मैग्नेटिक मेरिडियन से, मैग्नेटिक मेरिडियन से हमारी बियरिंग निकल करके आ गई। लिखेंगे WCB में कोई फॉर्मूला नहीं है, ज्योमेट्री बनाइएगा, फटाक से निकल के आएगा। केवल या तो जोड़ना रहेगा या तो घटाना रहेगा। कल शाम में क्वेश्चन देख रहे थे, अजित आप लोगों को एक वर्क दिया था जी, क्वेश्चन से याद आया। बीपीएससी का कल मैं शाम में क्वेश्चन देख रहा था तो उससे याद आया, कुछ वर्क दिया था आप लोगों को, बीपीएससी वालों को। हुआ? नहीं, नहीं हुआ ना? यादो नहीं है? कुछ दिए भी थे, याद है? नहीं याद है? यही है, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। नशा उतर गया क्या बीपीएससी का? नहीं देना है क्या सुजीत? नहीं देना है? दे। अरे नेट पे सारा अवेलेबल है, नहीं भी है तो नेट पे हाँ है, सब अवेलेबल है।
कितने साल का है तुम्हारे पास? 95 से है तो और अच्छी बात है। तब फिर अब क्या चाहिए, तो क्रॉप करके बना लो ना अलग अलग सब, ठीक है, बना लीजिए अलग अलग, ताकि एनालिसिस करने में आ जाए, आप लोगों को देखने में आ जाए। तो बीपीएससी की क्वेश्चन इसलिए याद आ गई क्योंकि कल ही देख रहे थे, तो इस बार वाले भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। हो गया, चले केस 2 की बात करते हैं। अगला लिखिएगा केस 2। केस 2, केस 2, केस 2 में किसके लिए? फॉर क्यूसीबी, क्यूसीबी, क्यूसीबी। क्यूसीबी में आपका क्यूसीबी की अगर हम बात करें तो क्यूसीबी में मेजरमेंट एक्सिस कौन सा होता है? नॉर्थ और साउथ दोनों कंसिडर कर लेते हैं, दोनों कंसिडर की जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, तो डिक्लिनेशन का वैल्यू ये डेल्टा आएगा, जितना एंगल यहां आएगा उतना ही एंगल यहां आएगा। अब अगर कोई लाइन है, सपोज ये लाइन है, इस एंगल की हमें वैल्यू बतानी है, तो नॉर्थ वाले से अगर बताना होगा तो नॉर्थ से लेके चलेंगे, लेकिन अगर ये लाइन कहीं यहां आ गया तो फिर अब हम कहां से बताएंगे? साउथ से। ये लाइन यहां आ गया तो फिर अब इधर से बताएंगे। तो हर एक ज्योमेट्री के लिए हमको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर एक ज्योमेट्री के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कभी जुटेगा, कभी घटेगा, कभी 90 ऐड होगा, कभी 90 माइनस होगा, तो अलग अलग तरीकों से यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास, अगर क्यूसीबी में दिया हुआ है आपको सवाल के अंदर और निकालना हो बियरिंग या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, बियरिंग दिया हो डिक्लिनेशन निकालना हो या डिक्लिनेशन दिया हो बियरिंग निकालना हो क्यूसीबी में, तो दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन ये है कि डेवलप, पहला ऑप्शन ये है डेवलप अ रिलेशन फॉर दैट स्पेसिफाइड क्वाड्रेंट। उस स्पेसिफाइड क्वाड्रेंट में जहां पे वो लाइन एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए क्या डेवलप कीजिए आप? एक रिलेशन डेवलप कीजिए, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, सेकंड ऑप्शन, एक और तरीका है हमारे पास, क्या? वी चेंज, हम चेंज कर देंगे क्यूसीबी को किसमें? डब्ल्यूसीबी में। फटाक से चेंज कर लेंगे। और डब्ल्यूसीबी के लिए तो देख ही लिया, उसमें तो एक ही एक्सिस का ना रेफरेंस है, उसमें मेजरमेंट हमेशा कहां से लेना है? नॉर्थ से ही लेना है। तो फटाक से नॉर्थ से या तो ईस्ट जाएगा या तो वेस्ट जाएगा, दो ही कंडीशन है। क्यूसीबी में हमारे पास कंडीशन बहुत ज्यादा है, 4-4 क्वाड्रेंट है, साउथ से भी ले सकते हैं, नॉर्थ से भी ले सकते हैं, तो हर एक क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग रिलेशन निकल के आएगा। तो या तो उस क्वाड्रेंट के लिए आपको एक स्पेसिफाइड रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि क्यूसीबी में अगर दिया हुआ है एंगल तो हम खटाक से किस में बदल देंगे? डब्ल्यूसीबी में बदल देंगे, और ये तो हम जानते ही ये करना। तो जैसे ही ये चेंज हो जाएगा देन वी कैलकुलेट, उसके बाद हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू, जो भी अपने से पूछा गया है उस रिक्वायर्ड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखिएगा फॉर क्यूसीबी, ये दो रास्ता बेस्ट है। ये सेकंड वाला, हर एक क्वाड्रेंट के लिए क्यों ही हम बनाएंगे, फटाक से कन्वर्ट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे।
लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चंस के थ्रू एक देखते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, अ लाइन AB was a line AB was drawn to have a line AB was drawn to have a magnetic bearing. A line AB was drawn to have a magnetic bearing of 25 degree 30 minute, of 25 degree 30 minute, 25 डिग्री 30 मिनट, of an old map, at that time declination was 2 degree 30 minute east. At that time declination was 2 degree 30 minute east, 2 degree 30 minute east, full stop. Determine the magnetic bearing of line AB. Determine the magnetic bearing of line AB if the present declination 5 degree 30 minute west, if the present declination 5 degree 30 minute west, 5 degree 30 minute west, 5 degree 30 minute west. चलिए देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। क्या कह रहा है सवाल, पढ़ना, डायग्राम में उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। पढ़ना सवाल, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे बोल के पढ़ो थोड़ा सा जोर से, मुझे आना चाहिए आवाज। किसकी आवाज तेज है जी? पढ़ो जिसकी आवाज तेज है, पढ़ो। 30 मिनट। तो देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग बताया, मैग्नेटिक बियरिंग कितना है, 25 डिग्री 30 मिनट, ये है। ठीक है, आगे पढ़ना। जब ये बताया गया है उस समय डेक्लिनेशन कितना है, 2 डिग्री 30 मिनट। किधर, ईस्ट, तो ईस्ट है। तो देखिएगा हमने पहले डेक्लिनेशन दिखाया, डेक्लिनेशन दिखा रहा हूं, तो हम डेक्लिनेशन दिखा दिए। ये हमारी डेक्लिनेशन है, ये डेक्लिनेशन कितना है, 2 डिग्री 30 मिनट। तो ये डेक्लिनेशन है डेल्टा। ये आपका हो गया ट्रू नॉर्थ और ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। अब बियरिंग कहां से दिखाया गया है, मैग्नेटिक वाला ना। ये कौन सी बियरिंग है, मैग्नेटिक वाला। और कितना है, 25 डिग्री 30 मिनट। तो अब यहां से 25 डिग्री, यानी हमारी जो लाइन है वो ये लाइन है और ये वाली एंगल कितनी है, 25 डिग्री 30 मिनट। ये हुआ ना लाइन। मैग्नेटिक बियरिंग का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से कैलकुलेट किया गया। ये लाइन आपकी है। तो पहला कंडीशन ये दिया हुआ है सवाल में। अब आगे क्या कह रहा है, आपको इसी लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग फिर से पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है कि अब जो डिक्लिनेशन है वो कितना हो गया। तो हमारा अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया ये वाला। लाइन तो अभी भी वही है, लाइन यही है, लेकिन इस बार मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो ये हो गया। और ये डेल्टा कितना है, 5 डिग्री 30 मिनट। लेकिन ये किधर आ गया, ये वेस्ट हो है
और ये कौन सा ईस्ट है, तो पहले किधर था ईस्ट की तरफ, अब किधर हो गया ये वेस्ट की तरफ। और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मैग्नेटिक बियरिंग, यानी कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला। ये आपसे थीटा पूछा जा रहा है कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी। कैसे निकलेगा, तो सीधी सी बात है, पहले अभी ट्रू बियरिंग से, ट्रू नॉर्थ से ये टोटल एंगल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद अगला डिक्लिनेशन ये वाला इधर चल गया, तो जो उन दोनों का जोड़ आएगा वो तो ये वाला एंगल आएगा, जो दोनों का जोड़ आएगा वो तो ये वाला एंगल आएगा ना। और इस एंगल में फिर से क्या डालेंगे हम, फिर ये जोड़ देंगे, तो आ जाएगा टोटल वैल्यू। यानी इस वैल्यू का मैग्नेटिक बियरिंग कितना, 25 डिग्री 30 मिनट प्लस में 22 डिग्री 2 डिग्री 30 मिनट और प्लस में 5 डिग्री 30 मिनट। ये आंसर जो आ जाए सॉल्व कर लीजिएगा, डायग्राम बना लेंगे, ज्योमेट्री बनाइएगा, तुरंत निकल के आ जाएगा कि क्या करना है। कितना आया जोड़ के, 33 डिग्री 30 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। सवाल में पहला कंडीशन कह रहा था कि ये लाइन ए बी है हमारी, इस लाइन को हम ए बी दिखा देते हैं, ये ए बी लाइन है, ए बी। तो लाइन तो अभी भी वहीं पे है, लेकिन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बदल गया, मैग्नेटिक मेरिडियन बदल गया। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये चेंज हो गया। पहले 2 डिग्री 30 मिनट इधर था, अब 5 डिग्री 30 मिनट उधर चला गया, यानी टोटल 7 डिग्री 8 डिग्री का चेंजिंग हो गया। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। लिखिएगा अगला सवाल, अलाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अलाइन ए बी, अलाइन ए बी, अलाइन ए बी ऑफ डब्ल्यू सी बी, अलाइन ए बी ऑफ डब्ल्यू सी बी, डब्ल्यू सी बी 340 डिग्री 340 डिग्री, अलाइन ए बी ऑफ डब्ल्यू सी बी होल सर्कल बियरिंग 340 डिग्री 340 340 डिग्री एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन and magnetic declination 4 degree 30 minute 4 degree 30 minute 4 degree 30 minute east 4 degree 30 minute east full stop. The magnetic bearing of line AB is, the magnetic bearing of line AB is, the magnetic bearing of line AB is, बताइएगा।
कितना? वाव, गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है जिसकी होल सर्कल बियरिंग गिवन है। कितना गिवन है? 340 डिग्री। अब बताइएगा लाइन कहाँ है? यहाँ है लाइन। तो लाइन हमारा जो है यहाँ है, ये हमारी लाइन है गई ए बी, ये लाइन है ए बी। आपके पास एंगल गिवन है ये वाला। कितना एंगल गिवन है? ये 340 डिग्री, ये गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है अगला कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया हुआ है कितना? 4 डिग्री 30 मिनट कहाँ ईस्ट है, तो 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो हमने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिखा दिया, ये बता दिया 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और अब हमसे पूछा जा रहा है क्या? मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग कौन सा होगा? मैग्नेटिक बियरिंग कौन सा होगा? ये वाला होगा मैग्नेटिक बियरिंग। कौन सा मैग्नेटिक बियरिंग होगा? कौन सा होगा? ये वाला, ये होगा मैग्नेटिक बियरिंग। ये होगा मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग, बियरिंग जो होता है वो दो होता है, एक होल सर्कल और एक क्वाड्रेंटल। चाहे होल सर्कल हो या क्वाड्रेंटल हो, अगर हम होल सर्कल की बात करेंगे तो होल सर्कल में हमेशा मेजरमेंट कैसा, किस तरीके से? नॉर्थ से। और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज। और डब्ल्यूसी भी जाए तो दोनों एक्सिस से लेंगे, क्लॉक भी हो सकता है वो, एंटी क्लॉक भी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में कौन सा बियरिंग दिया गया है? ये डब्ल्यूसीबी। डब्ल्यूसीबी है तो मैग्नेटिक बियरिंग भी जब आप बताओगे तो किस में बताओगे? नॉर्थ से और डब्ल्यूसीबी में ही। और डब्ल्यूसीबी मेजरमेंट हमेशा कैसा? देख लीजिए जरा पलट करके, डब्ल्यूसीबी में कैसा लिखवाया गया है? हमेशा कैसा लेना है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब आप चलोगे तो ये वाला वैल्यू होगा या ये वाला वैल्यू होगा? कौन सा होगा? बड़ा वाला वैल्यू होगा कि ये होगा? नहीं। तो जब ये नहीं होगा तो इसकी बात हटाते हैं, तो ये हमें निकालना है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एंगल है, ये हमारी रिक्वायर्ड एंगल है। इस रिक्वायर्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना? तो 340 डिग्री में से माइनस कितना? 4 डिग्री 30 मिनट, ये माइनस कर लेंगे। ये हमारा कौन सा है? ट्रू नॉर्थ। और ये कौन सा है? मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ से लिए थे तभी बियरिंग ट्रू बियरिंग था, और मैग्नेटिक बियरिंग हमसे पूछा जा रहा है, यही है मैग्नेटिक बियरिंग। माइनस कर लीजिए जितना आ जाए आंसर। कितना? 337 डिग्री 35, 335 डिग्री 30 मिनट। मेजरमेंट हमेशा क्लॉकवाइज में लेके चलना है। होल सर्कल बियरिंग में क्लॉकवाइज मेजरमेंट, और क्यूसीबी में या तो क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक, किसी में भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डीप। डीप, अगला हेडिंग लिखेंगे डीप। एक था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये है डिप। डिप किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। डिप, डिप किसको बोलते हैं? ज्योमेट्री अपने पास होगा, फिगर होगा, फिगर होगा। चलिए समझते हैं डिप किसको बोलते हैं। देखिएगा, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पर ये मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन दिखाई गई है, यानी ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ। अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करूं, ठीक है, थोड़ा सा हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे लेकिन फिजिक्स के अंदर घुस रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना हम चाहते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं, फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम मैग्नीट्यूड की बात छोड़ दिए, केवल डायरेक्शन की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो अर्थ के किसी भी सरफेस पर, किसी भी पॉइंट पर जो वहां का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उस लाइन पर हम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई पॉइंट लिया, हम यही पॉइंट ले लेते हैं, ये इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहा है कि ये इधर से ओरिजिनेट हुआ और यहां टर्मिनेट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपना डायरेक्शन होता है। तो ये इधर से ओरिजिनेट हो रहा है और यहां आकर के टर्मिनेट हो रहा है, यानी यहां से निकला, यहां आकर के एंड हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस पॉइंट पे हम एक मैग्नेटिक फोर्स दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? तो फिजिक्स कहता है कि किसी भी सर्कुलर पार्ट पे अगर आपको डायरेक्शन दिखाना है तो आप वहां पे टेंजेंट लगा दो, आप वहां पे टेंजेंट लगा दीजिए। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में घूम रहा है, इस तरीके से ये सर्कल में घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो किसी भी पॉइंट पे ये पहुंचा तो यहां पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप यहां क्या करते हैं? टेंजेंट लगाते हैं। ये टेंजेंट का डायरेक्शन जो है ये क्या बताता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन या वहां का फोर्स का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस पर फोर्स का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? टेंजेंट। तो सिंपल टेंजेंट मारेंगे और वो टेंजेंट जो है वहां का डायरेक्शन हमें दिखा देगा। तो यहां हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट लगाया और ये टेंजेंट जो है हमें यहां का डायरेक्शन दिखा दिया। अगर हम किसी इस पॉइंट पे टेंजेंट लगाएंगे तो यहां पे टेंजेंट हो गया ये, तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन हो गया। तो हमने डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट कंसिडर कर लिया। तो ये इस पॉइंट के टेंजेंट का डायरेक्शन है, ये इस पॉइंट के टेंजेंट का डायरेक्शन है। अब आगे अर्थ का सरफेस, इसकी बात करते हैं, छोड़ दीजिए इसको यहां पे, ये कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे। पहला क्या हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहा है उस फील्ड लाइन पर हमने क्या लिया है? फोर्स लिया है। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कंसिडर किया। अब आगे चलते हैं, यहां छोड़ दिया। दूसरा, अर्थ का सरफेस कैसा है? फ्लैट है, कैसा है? कर्व है। दिख रहा है अर्थ का सरफेस भी कैसा है? कर्व है। तो अर्थ के सरफेस जो कर्व है, उस कर्व सरफेस पर जिस पॉइंट पे हमको डिप निकालना है, हम बात किसकी करने जा रहे हैं? डिप की। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं डिप की, डिप की बात करने जा रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे हमको डिप निकालना है, उस पॉइंट पे, अर्थ के उस पॉइंट पे हम एक फ्लैट लाइन बनाएंगे। तो अर्थ का सरफेस हम जानते हैं कि हर जगह अर्थ का सरफेस कैसा होगा? कर्व। तो किसी भी एक पॉइंट पे एक फ्लैट लाइन बनाना है, यानी वहां भी क्या करना होगा? एक टेंजेंट लगाना होगा। फ्लैट लाइन कैसे बनेगा? अर्थ के सरफेस पे भी क्या करना होगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो अर्थ के जिस पॉइंट पे हम डिप निकालना चाहते हैं वहां भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने दो टेंजेंट लगा दिया। कहां कहां? एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि अर्थ के द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है, उस फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट लगाया। दूसरा, जिस पॉइंट पे हमको डिप निकालना है उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ये क्योंकि हम बेसिकली इस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स, इस फोर्स का एंगल हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस से क्या एंगल है। मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, इस फोर्स का एंगल कितना है अर्थ के सरफेस से, वही हमें चेक करना है। तो जो एंगल ये मैग्नेटिक फोर्स अपने सरफेस से बनाएगा, इसी एंगल को हम बोलते हैं डिप।
डिप को डिफाइन कैसे करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा मैग्नेटिक फोर्स? जो फील्ड किसे आया है, किसका फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स बना, वो फोर्स अर्थ की सरफेस पर कितना एंगल बना रहा है? जो एंगल बन रहा होगा वही एंगल क्या कहलाएगा? डिप कहलाएगा। तो अब एंगल निकलेगा कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड भी कर्व है, तो यहां एंगल चेक करने के लिए हम टेंजेंट लगा दिए। अर्थ का सरफेस भी कैसा है? वो भी कर्व है, तो वहां भी एंगल चेक करने के लिए हम क्या मार दिए? टेंजेंट। अब अर्थ के सरफेस का टेंजेंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जितना हॉरिजॉन्टल एंगल निकल के आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम? डिप। वही डिप कहलाएगा। तो डिप को हम डिफाइन करते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द अर्थ एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये अर्थ की सरफेस से कितना एंगल बनाया। अब हम चेक करते हैं एंगल, देखिएगा जरा। मान लीजिए कि ये इक्वेटर वाली लाइन है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर वाली लाइन है यहां पे। अब इसी इक्वेटर के इस पॉइंट पे हम एंगल चेक करना चाहते हैं, तो यहां पे हम चेक करना चाहते हैं, तो टेंजेंट यहां भी एक लगाएंगे, तो हम यहां भी एक टेंजेंट लगा दिए, तो यहां भी एक टेंजेंट लगा दिए। अब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कैसा दिख रहा है? पैरेलल दिख रहा है। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कैसा? पैरेलल। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वेटर पर, मैग्नेटिक फोर्स इक्वेटर पर अर्थ के सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 0 डिग्री। इसलिए डिप की वैल्यू इक्वेटर पर कितनी? 0 डिग्री। तो डिप का वैल्यू इक्वेटर पर 0 डिग्री। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा कि डिप ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, इक्वेटर पर डिप कितना? 0 डिग्री। यही देखते हैं इस पॉइंट पे। जब देखिएगा यहां पे हम पहले अर्थ के सरफेस पे टेंजेंट लेते हैं, तो हमने अर्थ की सरफेस पे टेंजेंट ले लिया। ये अर्थ सरफेस का टेंजेंट है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस का टेंजेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रहा है कि यहां टर्मिनेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां टर्मिनेट कर रहा है। तो आप इस पॉइंट पे जो टर्मिनेट कर रहा है, अंदर जा रहा है, इस पर जब आप टेंजेंट मारेंगे तो यही टेंजेंट आएगा। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच में ये एंगल कितने का बन जाता है? 90 डिग्री का। तो वैल्यू ऑफ डिप ऑन द पोल, पोल पे डिप की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। इक्वेटर पे डिप की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री। इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल आप यहां पे टेंजेंट लगाएंगे, ये टेंजेंट है, यहां पे आप लगाएंगे, ये है, तो ये बनेगा एंगल आपका कुछ ये आएगा। तो इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल वैल्यू, डिप ऑफ वैल्यू लाइज कितना? 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो डिप की मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री। मिनिमम कहां होगा? इक्वेटर पे। मैक्सिमम कहां? पोल्स पे। तो ये वैल्यू आपका होता है डिप, इसको बोलते हैं डिप। डिप जो है ये एक एंगल है मेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके द्वारा एंगल जनरेट होता है। कहां पे? तो ये मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ सरफेस का, अर्थ सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड। उसके मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स आया वो कितना एंगल बना रहा है? टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कितना एंगल बनाया, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप बोलते हैं। ये वैल्यू 0 होगा कहां पे? इक्वेटर पे, और 90 होगा कहां पे? पोल्स पे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ये, जैसे हमने आइसोगोनिक और एगोनिक लाइन किया था उसी तरीके से यहां पे 2 लाइन निकल के आता है, आइसोक्लिनिक और एक्लिनिक। वहां आइसोगोनिक क्या था? तो सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को हमने क्या किया? कनेक्ट किया। तो सेम डिक्लिनेशन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन बना वो क्या था? आइसोगोनिक। अगर सेम डिप वाले लाइन को हम कनेक्ट करेंगे तो वो बनेगा आइसोक्लिनिक। ऐसा पॉइंट जिसका डिप क्या हो? सेम हो। तो सारे सेम पॉइंट जिसका डिप सेम हो उसको हम कनेक्ट कर दे तो जो लाइन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोक्लिनिक। तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम डिप, जिसका सेम डिप हो उसको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक। अगर 0 डिप वाले लाइन को कनेक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो एक्लिनिक। तो 0 डिप वाली लाइन को आप कनेक्ट कर दिया, 0 डिप वाली को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्लिनिक। क्या हम फिर कह सकते हैं कि सारे एक्लिनिक लाइन जो है वो एक स्पेशल टाइप हो गया किसका?
आइसोक्लिनिक है, लेकिन आइसोक्लिनिक एक क्लिनिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्लियर है पॉइंट? तो ये था आपका डिप, लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।